हेलो दोस्तों, आप हैं वैद्य गुरु चैनल पर। और आज आप जो है ईवीएस पेपर 1 की एनालिसिस देखेंगे आंसर की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 24 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का फार्मूला होता है घनत्व मल्टीप्लाई आयतन। तो इसका हो जाएगा 24 का 144। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। और सेकंड क्वेश्चन है दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो जब दाब लगाया जाएगा तो गैस को आसानी से संपीड़ित की जा सकती है, ये राइट है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो वो स्थान भी जो है कम घेरता है और कम स्थान को जो है घेर करके ज़्यादा मात्रा में उसको आसानी से संपीड़ित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? मनाली में ढालू वाले छत मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन दूसरा क्या है? मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो बांस वाले घर क्या मनाली में बनाए जाते हैं? नहीं, बांस वाले घर जो है वो आसाम में बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और मनाली में बारिश बहुत होती है तो ऐसा नहीं है, मनाली से भी ज़्यादा बारिश और जगह होती है, मनाली में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है और वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो ये क्या है? ये सही है, लेकिन इसी में एक कथन इसमें गलत हो गया। तो दोनों ही गलत है, एक और ये भी दोनों ही गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर। ए और बी दोनों गलत है। ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर इसमें का कि जीरा, केसर, मिर्च और लौंग के विषय में इसमें बताया गया है। तो आप इसमें देख लीजिए कि जैसे डी में केवल एक ऑप्शन है और सेकंड है, फोर्थ है और 1 दिया है। तो डी को देखते हैं सबसे पहले। तो क्या लौंग क्या जो है पीले रंग का दिखाई देता है? नहीं, छोटा परंतु खुशबूदार होता है, दक्षिण अमेरिका से, तो दक्षिण अमेरिका से नहीं आया है, कील की तरह दिखाई देता है। तो ये क्या है? सही है। तो डी में फर्स्ट जो है केवल फोर्थ नंबर में दिया है। और भी देख लेते हैं। जीरा क्या है? जीरा छोटा परंतु जो है खुशबूदार होता है, तो इसका ये फोर्थ से मिल रहा है। केसर क्या होता है? हल्का पीले रंग का होता है, लाल और पीले रंग का होता है। और मिर्च क्या है? ये दक्षिण अमेरिका से आयातित है, वहाँ से आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। ए से 4 मिल रहा है और बी से 3rd मिल रहा है, सी से 2 मिल रहा है और डी से 1st मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती राज्य / केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैपिंग से जो है 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आए हुए थे और यूपी टेट में भी आते हैं, इसलिए भारत के मैप को अच्छे से जानना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अगर रफली बनाया जाए तो तेलंगाना कहाँ पड़ता है? तेलंगाना यहाँ बीच में पड़ता है, केरल इस साइड है, ठीक, कर्नाटक इसके ऊपर है, उड़ीसा कहाँ है? इधर है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है और ये पूरा केरल इससे टच है, ठीक, कर्नाटक। तो जो कर्नाटक है तो वो तो अपोजिट साइड में है, वो अरब सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। और तेलंगाना तो बीच में स्थलीय क्षेत्र में है। और उड़ीसा ये क्या है? तटवर्ती है, वही बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती क्षेत्र में ये पाया जा रहा है। कर्नाटक तो अपोजिट साइड में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का 3rd नंबर। 66 है कुड़ुक भाषा में तोरांग जंगल कहते हैं। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो
इसमें ये देखते हैं क्या लिखा हुआ मिजोरम के विषय में कि 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक जो है संख्या में जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं। ठीक, वनावरण वहाँ का सर्वाधिक है, इसलिए वहाँ के लोग भी वनी क्षेत्र से जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होगा, इसमें सही है ये। और 2007 में 15 वर्ष ना दे करके 25 वर्ष की बात कही है कि जो 25 वर्ष से जुड़े हुए हैं उस पर उनका अधिकार बनता है। और झारखंड में ये लॉटरी पद्धति नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर मिजोरम क्षेत्रों में ये प्रचलित है। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। और कुडुख भाषा में तुरांग का मतलब जंगल होता है, तो ये राइट है। तो ए और डी इसमें सही है। किसमें मिल रहा है, फर्स्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है पौधों के विषय में बताना, इसमें उसके क्या मुख्य कार्य हैं। लास्ट में दिया है तने का क्या मुख्य कार्य है पौधों के संबंध में। भोजन का उत्पादन करना और भंडारण करना, पौधों को शक्ति देना और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल एवं खनिज का स्थानांतरण करना। तो भोजन का उत्पादन क्या कौन करता है, पत्तियां करती हैं। पत्ती का भाग करता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इसमें गलत हो गया। ठीक, और पौधों को शक्ति और सहारा देता है, तो सहारा देता है। और जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करता है, तो ये भी सही है। तो बी और सी ये दोनों सही है। तो इसमें थर्ड नंबर आ रहा है जिसमें सही है। और एक चीज़ और आप एडिशनल इसमें जान सकते हैं कि जल को सभी भागों तक पहुंचाने का कारण जाइलम करता है, जल जाइलम। ठीक, और फल उसको बोल सकते हैं जो भोजन को पहुंचाता है, पोषण पहुंचा रहा है, तो फल से उसको रिलेट करके फ्लोएम। तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पोषक पहुंचाना, पोषण पहुंचाना सभी अंगों को, सभी तने से लेकर के जड़ तक उसको पोषण पहुंचाता है। और जल जाइलम पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, 68 में है कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में उन्हें पिघला करके बनाया जाता है। तो जो मिक्स मेटल होती है उसके लिए कुछ फार्मूले हैं जिसको जो है आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाता रहेगा। तो इसमें यहाँ पर क्या है, कांसा की बात हो रही है, ब्रॉन्ज। तो कांसा किससे बना हुआ है, कुशन। इसका फार्मूला ये है कुशन। कु से हो गया कापर हो गया, यसन से टिन होता है। तो इसमें थर्ड नंबर है गया टिन और कापर। 69 है हाथियों के विषय में, इसमें बताया गया है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। बी में है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियों को खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हुए दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। इसमें कौन सा सही है, तो ये EVS का जो है एकदम पेट क्वेश्चन है। और ये जो है कई बार आता है इस तरीके से, पक्षियों के विषय में, जानवरों के विषय में एकदम ठीक फैक्ट रख दिया जाता है इसमें कि जैसे हाथी हो गया, हाथी का जो है वज़न कितना होता है 3 महीने के बच्चे का, तो उसका वज़न 300 kg नहीं होता है, उसका वज़न होता है 200 किलोग्राम। 3 महीने के हाथी जो होता है 200 किलोग्राम होता है, मतलब 2 क्विंटल का होता है। ठीक, और नेक्स्ट है बी में आ रहा है कि वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ती खा सकता है। तो 100 kg पत्ती खा सकता है, मतलब 1 क्विंटल पत्ती खा सकता है वो। ठीक, तो इसमें संख्या दोनों में जो है पलट दी जाए तो दोनों ये भी सही हो सकते हैं। तो ये जो है दो के दोनों इसमें रॉन्ग हो गए। ठीक, हाथी बहुत अधिक समय तक आराम नहीं करता, ये सही है। और हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करता है, ये भी सही है। तो सी और डी इसका राइट आंसर है और फर्स्ट में आ रहा है ये। ठीक, 70 नंबर है बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा था तो एकदम सेम वही था कि मधुमक्खी पालन किस समय में और कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो वो जो है बिहार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। और रीजन क्या है, वहाँ पर लीची का उत्पादन अधिक होता है और लीची से शहद ज़्यादा बनता है।
शहद की मात्रा उसमें ज़्यादा बनाई जा सकती है और इसलिए जो है बिहार में ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है। और अक्टूबर से जो है दिसंबर महीने में जो रानी मक्खी है वो अंडे देती है और इसी में ज़्यादातर जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 70 का थर्ड नंबर। 71 है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता हुआ क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा प्रयोग कर रहा है? ध्वनि ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें फिजिकल एनर्जी यूज हो रही है, तो इसलिए मस्कुलर एनर्जी या मांसपेशियों की ऊर्जा इसमें आंसर होगा सेकंड नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है? तो असम में जो है इसमें पोन्नी चावल खाई जाती है और चिपचिपे टाइप की होती है वो बोम्बा चावल, बोरा चावल और बोरिया चावल। तो इस तरीके से जो है कौन से चावल का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है प्रिय भोजन में? तो जब वहाँ पर बिहू का उत्सव मनाया जाता है उसी समय इसका जो है चावल का प्रयोग किया जाता है और उत्सव में जो है आनंद लिया जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरा। बोरा चावल जो है चिपचिपा होता है और उसका यूज वहाँ पर लोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, ईंधन जलाने से क्या प्राप्त होती है? प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। तो जब ईंधन जलाएंगे तो प्रकाश तो होगा ही, ठीक, और ऊष्मा भी होगी क्योंकि तापमान उससे बढ़ेगा आसपास का, तो ऊष्मा जो है रिलीज होगी, ऊष्मा बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का फोर्थ नंबर। सांपों के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। नंबर 1 है, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो सांपों के दांत नुकीले होते हैं, सही है। वे अपने शिकार को पूरा निगल कर खाते हैं, हाँ ये भी सही है। और जहरीले सांपों को डसने के लिए जो है उनके दांत होते हैं डसने वाले, तो ये भी सही है। और ये क्या है, चबा कर खाते हैं, तो चबा कर के नहीं खाते हैं, इसी में दिया है कि उसको निगल कर खाते हैं, तो ये वाला सही है और ये गलत है। तो 74 का फर्स्ट क्या हो गया गलत, और गलत ही हमें चेक करना था, तो 74 का फर्स्ट हो जाएगा। गुजरात के सापेक्ष फिर से एक जो है मैपिंग का क्वेश्चन आ गया। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो गुजरात कहाँ है आपके भारत के मैप में? वेस्ट में जो है उसका लोकेशन है। और ये उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आ रहा है? उत्तर प्रदेश ये उत्तर क्षेत्र में आ रहा है और पूर्वी भाग में। और ये आंध्र प्रदेश कहाँ पे आ रहा है? आंध्र प्रदेश साउथ में है, ठीक, और ये भी पूर्वी भाग में आ रहा है। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब। तो उत्तर पूरब में तो उत्तर प्रदेश है और दक्षिण पूरब में आंध्र प्रदेश है। उसके सापेक्ष देखेंगे तो ठीक ऐसी स्थिति आएगी उत्तर प्रदेश की, और ठीक जो है अपोजिट इस तरीके से डायरेक्शन में आएगी आंध्र प्रदेश की, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो होगा सेकंड नंबर। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना का शीर्षक हो सकता है? अनीता की मधुमक्खियाँ जो है एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, उसी से इस क्वेश्चन को जो है लिया गया है। तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें बताई गई हैं उस लिंगगत भूमिकाओं की बताई गई हैं, उसमें क्या व्यवसाय किया जा रहा है, आपसी सामाजिक स्तर और साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे से जो है सीखने की चीज़ें उसमें हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार के विषय में, घुमंतु परिवार के विषय में, एकल परिवार के भीतर संबंध, लिंगगत भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो इसमें जो है इस पाठ को पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये, तो इसका शीर्षक ये होना चाहिए, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का 1। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और
कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं, उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, तो ऐसा नहीं है कि उनको सुना होना आवश्यक ही है, तो ये तो क्या है, नेगेटिव चीज़ है। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, तो अगर उन्हें कविता और कहानियाँ लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो उनके अंदर सृजनात्मकता आएगी, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत विविधता के बारे में जागरूक करना, यह भी सकारात्मक है। सीखने पर बल दे रहा है ये। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, इंटरेस्टिंग। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बनाया जाएगा तो बच्चे अधिक अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसमें क्या है, तीनों ही ऑप्शन आपके सकारात्मक हैं। फर्स्ट वाला निगेटिव है, इसलिए फर्स्ट उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट सेकंड नंबर है जिसमें BCD दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 1 से 4 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य इसमें बताना है। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। नंबर 4, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तो ईवीएस पढ़ाने का जो मेन मकसद है, बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ना, किताबी जो है शिक्षा से उसको बाहर सामाजिक स्तर से जोड़ करके, बाहरी दुनिया से जोड़ करके उसको पढ़ाना। ठीक, तो जो कि NCF 2005 इसके विषय में पूरी तरीके से फोकस्ड है, और वहीं से इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में ले लिया गया है। हमने आपको जो NCF 2005 भी बताया था आंसर कराते समय कि बाहरी जीवन से जोड़ करके इसको देखना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य में ईवीएस के फर्स्ट, बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ाना। 78 में है कि ईवीएस के सीखने के अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण क्या है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो जो सीखने का अवलोकन, वर्गीकरण है, कौशल उन्मुख होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल किया जा सकता है। मतलब जब लर्निंग प्रोसेस, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो कई तरीके से होगी, विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो उनको जो है ईवीएस को अवलोकन करने में, उसको समझने में, उसके वर्गीकरण में, उसको प्रक्रिया को सीखने में ज़्यादा सहयोगपूर्ण रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A और R दोनों सही है, और ये दोनों की जो है व्याख्या भी कर रहा है। चूँकि क्या है, लर्निंग प्रोसेस सीखना अगर कई विधियों के माध्यम सिखाई जा रही है तो उनके लिए सहयोगी की भूमिका निभाने वाली है। तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक आकलन मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किन बातों पर जोर देना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। तो योगात्मक आकलन के लिए केवल अंक देना, लंबाई उसकी प्रश्न की क्या है यही ज़रूरी है, या उसके उद्देश्य? तो सर्वप्रथम उसमें प्रश्न पत्र में जो है सामग्री कवरेज और उद्देश्य, किस उद्देश्य से उस योगात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है, तो ये शिक्षक को जानना बहुत आवश्यक होता है, और उसी आधार पर योगात्मक मूल्यांकन के लिए एक जो है ग्राफ तैयार करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 का 4th नंबर। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह इनमें से कौन सी उपयुक्त व्याख्या दे सकते हैं? अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तो अगर आप वहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं तो उनको बताएंगे कि घनत्व के विषय में, घनत्व बढ़ता है तो क्या होता है, घनत्व घटता है तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लर्निंग प्रोसेस में उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करानी है
तो उसके तहत जो है 3rd नंबर इसका जो है राइट हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें और वो स्वयं जो है उस पर अंतिम तक पहुँचे समाधान की तरफ कि इसका कारण क्या हो सकता है। उसके बाद में उन्हें करेक्ट शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, पहले उन्हें प्रयास करने दिया जाए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3rd नंबर। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम है नहीं है। तो कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे अनुभव किए हुए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं में संबंधित करना और संसाधनों के स्वामित्व में बदलाव करना। तो दिशाओं की पहचान कराई जाती है बस में। इंडोर आउटडोर गेम भी जो है कराए जाते हैं और उसके नियम भी बताए जाते हैं। ठीक, और भेदभाव से संबंधित चीज़ें भी उनको जो है समाज में बताने के लिए उनके अनुभव भी जाना जाता है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, उन्हें अच्छे और बुरे के संबंध में नहीं बताना होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका गलत आंसर हो गया 3rd में। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। पाठ्य पुस्तक बालक उन्मुख होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव तो फर्स्ट आंसर ही मिल गया। तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता तथा अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में को सचित्र और विद्यार्थी के आकर्षक होना चाहिए और मानचित्र में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो इसमें जो चारों आंसर हैं सभी सकारात्मक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सबसे उपयुक्त हो, तो मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, ये भी सही है। चित्र बड़े भी रहें, उनके लिए आकर्षक भी रहें चित्र, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक बालक उन्मुख होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा की पॉइंट तो यही है कि हमें शिक्षा को किस रूप में देनी है, बाल केंद्रित रूप में देनी है। लिंग, जाति, रूढ़िवादिता से भी हमें अलग जो है शिक्षा देनी है, उसको स्कूल में ही उसको कम करना है और उसके लिए जागरूकता बच्चों में लानी है कि ये क्या है, ये गलत है ये। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1 क्या है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, ये क्या है, सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना या सिखाना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो ये क्या है, विद्यार्थी के लिए तो आसान है, लेकिन शिक्षक से इसमें जो है बहुत संबंध नहीं है। तो ये क्या रहेगा, इसमें तो राइट जो है आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चूँकि विद्यार्थी के लिए तो ये सही है कि हाँ आसान हो रहा है, लेकिन शिक्षकों के लिए थीम पर पढ़ाना आसान नहीं, बल्कि वो विषयवार उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। उनके लिए विषय वस्तु के हिसाब से पढ़ाना ज़्यादा रुचिकर और ज़्यादा आसान होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। उसमें त्वरित उनसे संप्रेषण करना होता है, तो त्वरित संप्रेषण किस पर किया जा सकता है। जैसे इसमें ये दिया हुआ ईमेल का तो तुरंत जवाब मिल नहीं सकता है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। वैसे ही प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा, तो इसमें भी तुरंत नहीं मिल पाएगा। ब्लॉग से भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये इससे डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन तुरंत हो रहा है। ऑनलाइन चैट सत्र या फ़ोन कॉल, इससे तुरंत जो है संप्रेषण किया जा सकता है, इमीडिएट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। ठीक, नेक्स्ट है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन। इसमें यह बताया गया है, यात्रा के लिए जिस प्रकार रेलवे स्टेशन एक क्या है, सहयोगी
के रूप में है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार भोजन से संबंधित कौन है? किसान है, दुकानदार है, कृषि फार्म है या जंगल है? तो इसमें देखिए जो है किसान और कृषि फार्म दोनों ही हो सकते हैं, और ज़्यादातर तो जो है लग रहा है कि इसमें किसान ही होना चाहिए। ठीक, तो आप जो है ऑफिशियल आंसर की भी जो है ज़रूर देखिएगा। इसमें ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परीक्षण एवं त्रुटि चेनिंग, खोजपूर्ण प्रश्न और कंडीशनिंग। तो इसमें जो खोजपूर्ण दिया गया है, किसी भी ऑप्शन में खोजपूर्ण, अन्वेषण या बाल केंद्रित, सृजनात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इस तरीके से शब्द दिए रहे हैं। तो हमारा जो फोकस होगा उस पर तुरंत जाना चाहिए, और वो 95% वो राइट आंसर होगा। तो इसमें जो स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर, तो स्वयं से उत्तर कैसे निकालेगा? जब खोज करेगा वो। ठीक, खोजपूर्ण प्रश्न उनको देने चाहिए कि वो उस पर ज़्यादा मेहनत करें स्वयं में। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त प्रक्रिया है? तो व्यवहारिक प्रक्रिया में यही होगा जिसमें उनको जो है सेंट्रलाइज्ड हो, बाल केंद्रित हो और वो एक्टिविटी करें, तो वही जो है क्या है वो ज़्यादा व्यवहारिक मानी जाएगी। तो इसमें देख लिया जाए जिसमें एक्टिविटी हो सकती है। विभिन्न देशों के सिक्के एकत्र करना, नहीं, तो ये क्या है? सिक्के एकत्र करने से उनको जो है व्यवहारिक लर्निंग नहीं मिल रही है। ठीक, नेक्स्ट है ग्रुप से नक्शा बनाना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, और एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो इसमें क्या हो सकता है आंसर? तो यहाँ पर देखिए कि चित्र बनाएंगे तो एक्टिविटी कर रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं तभी एक्टिविटी कर रहे हैं। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, तो ये क्या है? व्यवहारिक एवं बड़ी एक्टिविटी में आ रहा है, और ये सबसे उपयुक्त रहेगा जिससे व्यवहारिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया जा सकता है, बच्चों को ज़्यादा एक्टिविटी सेंटर्ड किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। नेक्स्ट है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम क्या होता है? ड्यूरिंग लर्निंग क्या करता है? ये मूल्यांकन करता है, आकलन करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य बच्चों के अंदर उन्होंने क्या सीखा, लर्निंग में क्या सीखा, क्या सीखने में समस्या हो रही है, कहाँ पर वो वीक है, उनकी त्रुटियाँ कहाँ हो रही हैं, इन सब को जानकारी प्राप्त करना और उस आधार पर अपना जो है अपडेट करना, लर्निंग प्रोसेस को अपडेट करना और उन्हें अच्छे कौशल को लाने का प्रयास करना। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए वर्ड क्या है? सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, या फिर सीखने के बारे में आकलन। तो इसमें इंग्लिश वाले में ज़रूर मदद लें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप जो है ट्रिक के माध्यम से ऐसे जान सकते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो फॉर्मेटिव से फॉर लर्निंग, तो इसका ये वाला आंसर ए तो पक्का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एज लर्निंग, क्योंकि ड्यूरिंग लर्निंग हो रही है तो उसमें एज लर्निंग हम कर सकते हैं, तो असेसमेंट एज लर्निंग, तो ए और सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण क्या है? क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ठीक, तो यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण जो है प्रभावी शिक्षण है, ये सही है। अच्छा, सेकंड में क्या है? क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं या स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। अच्छा, वैसे तो रोट लर्निंग जो है वो क्या है? निगेटिव सेंस में आता है। रोट लर्निंग हो गया, मेमोराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है ये किस में आता है? ये निगेटिव में आता है। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि जब वो फिजिकल तरीके से उसको देखेगा, क्षेत्र भ्रमण में उसको देखेगा तो एक इमेजिनेशन बन जाएगी। तो उस तरीके से जो
स्वयं साक्षात्कार करके, स्वयं उसे इंटरेक्ट करके जो सीखता है, वो याद करता है, वो एक प्रकार से उसको अधिगम मिल रही है। तो इसमें जो है याददाश्त को जो बढ़ावा मिल रही है वो अधिगम की बातें सब हो रही है इसमें, कि वो उसको अधिगम में ले रहा है, वो उसमें वो चीज़ें सीखी जा रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है। तो ये आपके ईवीएस के पूरे 30 क्वेश्चन हो गए पेपर फर्स्ट के, और इससे मिला करके आप देखिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर बताइएगा कितने आपके जो है सही हो रहे हैं टोटल में। और अब वैदिक गुरु चैनल पर आप जुड़े रहिएगा। सुपर टेट और यूपी टेट की भी जो है क्लासेस कराई जाएगी, और आप सभी लोग इसमें सक्रिय भागीदारी रखें, और जो भी आप बताएं अगर कुछ, तो उसको भी जो है आपको जो है वीडियो दी जाएगी DSSB या फिर बिहार PRT के लिए। ठीक, तो अपना जो है इसमें ग्रुप पे एक्टिव रहें। धन्यवाद। चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को जो नीडी पर्सन है, जिनको आवश्यकता है, और उनके पास ज़रूर जो है शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको जो है पहुंचाएं, और जल्द से जल्द इसको 1K तक पहुंचाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जल्द 1K तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।